वकीलों का बहुत ज्यादा रोल होता है फैमिलीज को बिल्कुल। तुड़वाने में और और उसको फैमिलीज को जोड़ने जुड़वाने में। में जी। मुझे लगता है कि कपल के बीच में मीडिएशंस नहीं करवानी चाहिए, करती डॉरी हैं में लड़कों का कितना रोल है, मतलब जो मेल वो मेंबर कुछ है? बोलते ही नहीं है, अच्छा। वो दे आर द म्यूट स्पेक्टेटर्स, बट इट इज वेरी इजी टू क्विट, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टे। ज्यादा दिक्कत किस में आ रही है, लव मैरिजेस में या अरेंज दोनों मैरिजेस? में आ रही है सेम। सेम। ओके। जब उसको घर से बाहर निकाला था बट उसने अपनी पूरी फैमिली के खिलाफ जाके शादी की थी, तो वो अपने घर भी नहीं जा वहां भी नहीं सकती जा है। सकती। ओके। एक लॉयर का बहुत मेन पर्सपेक्टिव होता है घर बचाने में, घर तोड़ने में। उसको बोला कि जज साहब आपसे पूछेंगे ना कि आपको फादर के साथ रहना है, आप बोलोगे नहीं रहना है, अच्छा। आप बोलोगे मुझे नहीं रहना, ये मेरे को मारते हैं, और बच्चा रोने लगा। कम्युनिकेशन इज द बेस्ट मेडिसिन टू सॉल्व एनीथिंग। तो कोर्ट की तरफ से भी वो सपोर्ट नहीं मिल पाता जो मिलना नहीं चाहिए। मिल पाता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों पर ही हमला नहीं था, बल्कि ये बताने की कोशिश थी कि सिंदूर का भारत की संस्कृति में, भारत में क्या महत्व है, क्या वैल्यू है। और अगर हम ये बात करें कि हमारे समाज में भी आज हम बात करते हैं बराबरी की, यानी कि भारत में महिलाएं पुरुष के बराबर हैं हर चीज में, हर हक में, कामकाज में भी। सेना की भी दो महिला अफसरों ने ही ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सामने आकर देश को ये बताया कि किस तरह से हमने आतंकवाद का सफाया किया, और उस आतंकवाद का जिसने हमारे सुहाग उजाड़ने की कोशिश की थी, यानी कि सिंदूर पे हमला किया था। मगर ये सिंदूर हमारे समाज में किस तरह का प्रभाव डाल रहा है, यानी कि एक ऐसी और चीज है जो हमारे समाज में कहीं ना कहीं बिहाइंड द कर्टन्स बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और उसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक विकसित देश हैं, और इस विकसित देश में हमारी महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ा रही हैं, समाज को और परिवारों को आगे बढ़ा रही हैं। मगर उन्हें कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है डोमेस्टिक वायलेंस का। ज़रूरी नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस में मारपीट ही हो, मेंटली टॉर्चर भी डोमेस्टिक वायलेंस का बड़ा हिस्सा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत लोअर लेवल पे है, यानी कि गरीब परिवारों में या मध्य वर्गीय परिवारों में, बल्कि ये बहुत ज़्यादा विकसित परिवारों में, पढ़े लिखे परिवारों में, और बड़े अधिकारी जिन घरों पर हैं, आईएएस हैं, केएएस ऑफिसर्स हैं, उन परिवारों में भी हो रहा है। इसी के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, और मेरे साथ एक फीमेल लॉयर हैं, एडवोकेट उमा कपाही, बहुत बेहतर तरीके से इन सब चीज़ों को जानती हैं। दिन में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, और बहुत बड़ी बात है कि बेबाकी पे इस पे बात रखेंगी कि आखिर हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। तो आज का स्ट्रेट ड्राइव इसी पर, और इस स्ट्रेट ड्राइव में सीधे सवाल उमा कपाही जी से, और ये जो जवाब देंगी शायद आपके लिए भी बहुत ज़रूरी होंगे समझना, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस या इस तरह की मामले, केसेस तो हम सभी घरों में ऑलमोस्ट देखते ही हैं। क्यों हो रहे हैं, उसकी जड़ क्या है, रूट्स क्या है, उस पर भी बात करेंगे। उमा जी, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मैंने कहा कि सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं है, वो एक मेंटल टॉर्चर भी है। सबसे पहले तो पहले से कम हुआ है या बढ़ रहा डोमेस्टिक वायलेंस तो बढ़ ही रहा है। आप है? अगर कोर्ट देखेंगे आजकल डेली हर कोर्ट में 20 से 30 केस होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स पे इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि दिन में 2000 से 3000 तो मैक्सिमम केसेस रहते ही होंगे। और डोमेस्टिक वायलेंस ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकल ही वायलेंस हो, टॉर्चर हो। मेंटल वायलेंस भी होता है, इकोनॉमिक वायलेंस भी होता है। आप लड़की को उसके ससुराल से बाहर निकाल रहे हैं, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। आप लड़की से उसका बच्चा छीन रहे हो, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। आप लड़की को मेंटल टॉर्चर कर रहे हो, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मार पीट से ही डोमेस्टिक वायलेंस प्रूफ होता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक एक्ट है जो 2005 में बना था, ओके। उन औरतों के लिए जिनको मारपीट करके ससुराल से बाहर निकाल दिया जाता था। कल हम कहीं डिस्कशन कर रहे थे आपस में ही, वहां पर ये सवाल आया कि जब डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, लड़की कोर्ट अप्रोच करती है ये बोलकर कि मुझे ससुराल में ही जाके रहना है, बिकॉज एक वो मुझे शायद सिक्योर प्लेस लगती है, या मैं वहाँ की हैबिचुअल हूँ और मेरे वहाँ पे कुछ इमोशंस जुड़े हैं। बट कोर्ट कभी कभार क्या करते हैं कि कोर्ट बोलते हैं कि नहीं, हम लड़की को नहीं वहाँ भेज सकते हैं, बिकॉज अगर ये लड़की वहाँ जाएगी तो एक्रीमोनियस रिलेशनशिप है पार्टीज के बीच में, ओके। हस्बैंड के बीच में, सास ससुर के बीच में, तो लड़की वहाँ जाएगी तो और चीज़ें खराब होंगी। पर मुझे ये समझ नहीं आया कि लड़की पे ही क्यों हर ब्लेम किया जाता है। लड़की के साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और लड़की पे ही ब्लेम आता है कि लड़की क्यों वहां जाके रहना चाहती है। तो इसके लिए प्रॉपर एक
एक्ट बना है जिसमें ये भी बताया है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा लड़की की प्रोटेक्शन के लिए, उसको मेंटेनेंस दी जाएगी, उसको प्रॉपर घर दिया जाएगा। पर कहीं ना कहीं आज भी हम लोग बहुत जगहों पे लैक कर रहे हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि डोमेस्टिक वायलेंस क्यों इतना बढ़ता जा रहा है। किस नेचर के केसेस ज्यादा देखने में मिल रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, कैसे केसेस आते हैं? अगर 70% केसेस सच में होते हैं तो 30% झूठ के भी होते होंगे। पर जब एक लड़की की शादी होती है उसको बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना है, बिल्कुल। बट एक लड़के को कभी नहीं समझाया जाएगा कि आपकी शादी होगी, हम्म। आपको भी एडजस्ट करना हम्म। है। लड़की आपके लिए अपने पेरेंट्स से भी लड़ जाएगी, अपनी फैमिली से भी लड़ जाएगी, सबसे हम्म। लड़ जाएगी, पर जब व्हेन इट कम्स टू अ मेल, अकॉर्डिंग टू हम्म। मी, वो नहीं लड़ पाते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एंड आई एम हम्म। आल्सो फिगरिंग आउट कि क्या हम्म। रीजन हो सकता है। और डोमेस्टिक वायलेंस में आप लड़की को बाहर निकाल रहे हो। अगर लड़की पठानकोट की है, अगर हम जम्मू की बात करें, जी। पठानकोट की है, दिल्ली की है, तो इट इज़ नॉट इजी फॉर हर टू सर्वाइव इन जम्मू। जब उसके पेरेंट्स ही दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, बाहर हैं, वो उस टाइम पे कहाँ जाएगी। इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस में एक प्रोविजन है एक्स पार्टी ऑर्डर का, जिसमें दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ आप डोमेस्टिक हम्म। वायलेंस का केस कर रहे हो, तो दूसरी पार्टी के खिलाफ आपको एक्स पार्टी ऑर्डर मिल जाता है उनको सुने बिना। और उसमें वो ऑर्डर या तो आपको एसएचओ के नाम पे मिलता है, एसएसपी के नाम पे मिलता है कि पुलिस वाले जाएंगे और लड़की को घर पे छोड़ के आएंगे, और एक मेंटेनेंस भी लगाई जाती है जिसको बाद में आप रिव्यू भी कर सकते हो, रिवाइव भी कर सकते हो जब दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शंस देती है, दूसरी पार्टी कुछ भी देती है। बट डोमेस्टिक वायलेंस इज ओनली मेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन, ओके। कि उनके साथ इकोनॉमिक अब्यूज ना हम्म। हो, इमोशनल अब्यूज ना हो। अब जिस घर में हम लोग रहते हैं बचपन से, उसके साथ हमारी इमोशंस जुड़ी होती हैं, हम्म। और अगर हम शादी करके जाते हैं तो उस घर में हमारी इमोशंस जुड़ी होती हैं। बिल्कुल। और अगर हम उसको, लड़की को वहां से बाहर निकाल दें तो इमोशनल अब्यूज तो हो ही हम्म। रहा है। हम उसको पैसे देना बंद कर दें, मेंटेन करना बंद कर दें, खाना देना बंद कर दें, तो वो इकोनॉमिक और अब्यूज भी उसके हो लिए रहे हैं। ये भी हो जाता है कि मैं एक अपने घर को छोड़ के आई हूँ, बिल्कुल चाहे वो अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, वो अपने ससुराल सेटल होने के लिए आई बिल्कुल है, रहने के लिए। बिल्कुल और जब वो वहां से उसको फोर्स किया जाता है कि तुम यहाँ से बाहर हो जाओ, तो वो ना अपने मायके जा सकती है और ना अकेली रह सकती है। तो उसके लिए एक मतलब एक अब्यूज तो शुरू हो गया वहीं से। हाँ, वहां से अब्यूज शुरू हम्म। हो गया। एंड अगर लड़की इतनी एम्पावर्ड नहीं है तो वो कहाँ जाएगी। उसके लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं, उसके लिए शेल्टर होम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी परसों 4 जून को या 5 जून को सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जी। जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स और फ्री लीगल एड जो है वो मैंडेटरी किए जाए हम्म। और ऐसे कानून को सख्त किया जाए। बिकॉज साल साल इतने साल बर्बाद हो जाते हैं कि किसी को इंसाफ ही नहीं मिल पाता है। और मेरे हिसाब से आपको अपने लिए खुद लड़ना पड़ता है, कोई आपको इंसाफ नहीं नहीं लड़ता देता है, है। बिल्कुल। आपको खुद दिलवाना पड़ता है खुद को इंसाफ। और बड़ी बार ऐसा ये भी होता है कि लड़कियां गलत स्टेप उठा लेती हैं बिल्कुल। फिर, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता उस अच्छा, टाइम बहुत पर। सारे केसेस में ये भी उमा जी सुनने को मिलता है, आप उसको कंफर्म करिए अगर ऐसा होता है, कि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि फिर आपके अपने पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, यानी कि आपके मायके वाले भी आपके साथ खड़े नहीं होते बिल्कुल, प्रॉपरली। एब्सोल्युटली ऐसा भी होता है कुछ केसेस पे। एब्सोल्युटली। बिकॉज सोसाइटी प्रेशर होता है, हम्म। एक सोसाइटल प्रेशर होता है। जब लड़की को आप भेज रहे हो किसी और के घर पे, तो जब वो घर आपके घर पे आके रह रही है वापस, वो जो सराउंडिंग्स होती हैं आपके या मोहल्ले वाले होते हैं, वही बातें करना शुरू कर हम्म। देते हैं। दैट इज ऑल्सो इमोशनल टॉर्चर। लड़की ऑलरेडी इमोशनल टॉर्चर फेस कर रही है, जो उसके ससुराल वालों ने उसके साथ किया, उसके हस्बैंड ने उसके साथ किया, और उसका हस्बैंड उसके साथ है ही नहीं है। हम्म। और सर, जब से ये मॉडर्नाइजेशन आई है, हमारे शायद जम्मू कश्मीर में इतनी मॉडर्नाइजेशन नहीं है जो मुंबई में हो, दिल्ली में चलिए, हो, कि बिल्कुल। आप 2 मिनट में डाइवोर्स ले लो या आप एकदम से अपार्ट वेज कर दो। कुछ हमारा डोगरा कल्चर भी है, हाँ, और डोगरा मतलब कल्चर, लास्ट तक हम ट्राई करते हैं सेटल करने की। एग्जैक्टली डोगरा कल्चर को प्रिजर्व करना हमारी मॉरल ड्यूटी ड्यूटी है। भी है। तो इट इज़ वेरी इजी टू गिव अप ऑन, बट सारे बोलते हैं कि ठीक है आप डाइवोर्स ले लो, आप बता दो कितनी एलिमनी चाहिए, कितनी सेटलमेंट करनी। इवन इन डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, कल ही मैंने एक केस देखा था, पर कोई ये नहीं बोलता है कि यार यू शुड सेटल, यू शुड, बिकॉज दो लोग अगर अलग हो रहे हैं तो उनकी फैमिलीज में कितनी प्रॉब्लम होगी, सोसाइटी एक्चुअली में कितनी डाइवोर्स प्रॉब्लम वाज होगी। नॉट द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, कभी हमारे कल्चर का हिस्सा बिल्कुल था ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं था। इसलिए आज भी कोशिश होती है एडजस्ट करने की, सेटल करने की। बिल्कुल बट उस एडजस्ट में या सेटल में आज भी ये देखा गया है कि जो लड़की डोमिनेंस, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, वो ज्यादा कोशिश कर रही होती है, और जो उसके इन लॉज हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, वो कम कोशिश करते हैं, वो उसको डाइवोर्स देने को तैयार होते हैं। बिल्कुल ऐसा ऐसा ही क्यों है। होता है? बिकॉज सर, लड़की के लिए शायद सेकेंड मैरिज या सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, हम्म। बिकॉज लड़की पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू अ मेल पर्सन, उस पर इतने क्वेश्चंस नहीं उठाए जाते हैं, तो घर वाले यही बोलते हैं कोई बात नहीं, इसको हम्म। छोड़ दो, हम दूसरी शादी करवा हम्म। देंगे, एज इफ इट्स अ बिजनेस।
पर फॉर मी जितना आप ट्राई कर सको, गलतियां दोनों साइड की होती हैं, ऐसा नहीं होता कि एक गलत है तो दूसरा सही है, दोनों साइड की गलतियां बिल्कुल। होती है। बट वहां पर मेन रोल प्ले करते हैं पेरेंट्स। हम्म, दोनों के अगर पेरेंट्स म्यूचुअली उस टाइम पर उन सिचुएशंस को एक मेच्योरिटी से संभाल पाए तो व्हेन इट इट इज गुड। अगर दोनों ही पेरेंट्स अपनी ईगो की वजह से मैटर सॉल्व ही नहीं करवा हम्म, पा रहे हैं और वो प्रेशर दोनों बच्चों पे आ रहा है, तो दोनों बच्चों की लाइफ खराब हो जाती है बिकॉज ऑफ ईगो। एंड डाइवोर्स इज अ टर्मिनोलॉजी ओनली मेंट फॉर, या तो एक लड़की लड़के को डाइवोर्स देना चाहती है, लड़का लड़की को देना चाहता है। बिल्कुल। पेरेंट्स को क्यों नहीं, भाई बहन को क्यों नहीं? ऐसा तो नहीं है हम्म, कि हमारे पेरेंट्स गलती नहीं करते हैं, हमारे भाई बहन गलती नहीं करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि वो गलत आदतों में भी पड़ हम्म। जाते हैं, ड्रग्स कुछ भी, जिसकी वजह से फैमिली की बहुत बदनामी होती है, बट हम बहुत कभी फैमिली को अलग नहीं करते। अलग नहीं करते, हम फिर भी उसको अपना लेते हैं। हम्म। तो गलतियों को पकड़ के आप आगे ना बढ़ो, वो डाइवोर्स ले लो, तो ये तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया। आगे लाइफ बहुत अनसर्टन है, यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन, एंड बाद में भी जाके एडजस्टमेंट्स करनी, इट्स बेटर कि आप पहले ही एडजस्टमेंट्स कर लो। अच्छा, एक हो गया कि रूरल एरियाज या स्मॉल सिटीज, स्मॉल टाउन्स, वहाँ ऐसा कुछ हो रहा है और होम मेकर लड़कियां जिनके साथ हो रहा है कि चलो वो कमा नहीं रही हैं। लिटरेट सोसाइटी जहाँ ऑफिसर्स हैं वीमेन, एक बहुत सेटल बिजनेस देख रही हैं, वहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। ये एक बहुत अलग चीज़ है। वहाँ क्या रीज़न रहते हैं? मतलब ईगो, ईगो रीज़न है, मेल ईगोज इज द रीज़न, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग रीज़न है? क्या रीज़न है? पढ़ाई करना भी बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई ना करना भी बहुत अच्छी बात है। हम्म, अगर आप पढ़ाई ना करो, इलिटरेट हो, तब भी आपको पता है, आपको लॉज रूल्स के बारे में पता नहीं, आप लड़ोगे झगड़ोगे, घर से बाहर निकाल दोगे। अभी थोड़े दिन पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी आई थी। हम्म, तो अगर आप पढ़े लिखे हो तो दोनों, अगर जो कपल है वो पढ़े लिखे हैं, वो कमा रहे हैं, तो वो ईगो आ जाएगी। हम्म, हम्म, तो दीज आर द पेटी रीजंस जिसकी वजह से ये केसेस जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। आई हैव माई सेल्फ सीन अ केस ऑफ आईएएस ऑफिसर्स, हम्म। आई हैव माई सेल्फ सीन केस ऑफ एन एडवोकेट with an ओके। advocate with the CA, all are from the elite मतलब जहाँ classes. जहाँ फीमेल ला नोन है, जहाँ फीमेल की भी अपनी पार है, वो वहाँ ज्यादा उसके मूड में रहती है, बिल्कुल, काउंटर के मूड में, तो उसमें ज्यादा exactly. केसेस आएंगे। And for example, if a woman who is educated हम्म, about her rights, उसको उसके rights के बारे में पता है, या उसको पता है कैसे क्या लड़ना है, क्या प्रोविजन लड़ना है, तब भी वो गलत है। हम्म। और जिसको नहीं पता है तब भी वो तब भी गलत है। गलत है। इन द एंड सफरर तो है ही है। अभी रिसेंटली येस्टरडे ओनली छुट्टियां पड़ गई जैसे कोर्ट में, तो रिवाइंड सारे केसेस हो रहे थे। हम्म। मैंने ऐसी ऐसी लड़कियों को भी देखा है जिन्होंने अभी चूड़ा पहना हुआ है, ओके, अभी मतलब नई उनका नई शादी हुई नई है। नई शादियां हुई है, एंड दे आर फाइटिंग देयर डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, they are fighting their divorce cases. And I was so reluctant to see कि why we are not promoting family harmony. सुप्रीम कोर्ट ने अब एक वर्ड निकाला था, irrevocable breakdown of marriage. ओके। अब ये टर्मिनोलॉजी हर इंसान यूज करने लगा हम्म। है, जो डाइवोर्स केस फाइल करता है बस वो यही टर्म। इसमें क्या आता है इस इसमें टर्मिनोलॉजी ये में? आता है कि जब एक मैरिज का पूरा कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गया हो तो हम्म। सुप्रीम कोर्ट उसको डाइवोर्स ग्रांट कर ओके। देती है, ठीक है। पर ऐसा क्यों कोई ऐसी जजमेंट्स क्यों नहीं आई हैं, या ऐसे लॉज क्यों नहीं हम्म। आए हैं जिसमें ये बोला जाए कि आप घर बसाओ, मैरिज को हाँ, मत तोड़ो? दैट मीन्स व्हाट हाँ, उसके मैसेज, रूट्स तक जाओ, हाँ, उनको ठीक करो। व्हाट मैसेज वी आर स्प्रेडिंग टू द सोसाइटी। आगे इतना मॉडर्नाइजेशन की वजह से डाइवोर्सेस हम्म, हो रहे, पीपल आर डूइंग सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, व्हाई वी आर नॉट हम्म, प्रमोटिंग फैमिली हार्मनी एंड दिस प्रोटेक्शन एंड हम्म, द प्रिजर्विंग ऑफ द मैरिजेस? तो इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का कंसेप्ट आया है, और वो तब आया है कि जब कंप्लीटली शैटर्ड हो गया हो, सब कुछ जब शैटर्ड हो कोई गया हुआ है। चांसेस नहीं है कि वो हाँ, वापस रिवाइव कर आप सकते हैं। बोलो कि छोटे मोटे झगड़े हुए हम्म, हैं, या दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ केसेस फाइल किए हैं, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर फाइल किए, दैट कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड। हम्म, क्योंकि आपको ग्राउंड लेवल पे भी तो देखना है किसकी क्या गलती थी, और गलतियों को पकड़ के यू आर ब्रेकिंग द फैमिली, दिस इज नॉट अ गुड डिसीजन और अ गुड थिंग। तो ऐसी जजमेंट्स मुझे लगता है आनी चाहिए जिसमें फैमिली प्रिजर्वेशन हो। बीइंग a person who belongs to legal fraternity, that to a second generation lawyer, आई बिलीव कि वकीलों का बहुत ज्यादा रोल होता है फैमिलीज को बिल्कुल। तुड़वाने में और और उसको फैमिलीज को जोड़ने जुड़वाने में। में, जी। अभी एज ए लॉयर, आप आपका फोकस क्या होता है जब आपके पास कोई ऐसा केस आता हमारा फोकस यही होता है कि पहले फैमिली जुड़े, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। अगर हम लोग कुछ यहाँ गलत कर रहे हैं, यहाँ तो चलो हम गलत करेंगे, झूठ बोलेंगे, है? वो छुप जाएगा, बट वी हैव सुपर नेचुरल पावर्स दैट इज बिल्कुल। अबव अस। वहां पर तो कुछ नहीं छुपेगा, हम्म, वहां पर तो वी हैव टू फेस। अगर हम लोग बोलें कि कोई पार्टी हमें 10 लाख रुपए दे रही है कि आप बस मेरा घर हम्म, तोड़वा दो, कुछ भी करके डाइवोर्स दे दो, और हम पैसों के चक्कर में किसी का घर तोड़वा रहे हैं, हम्म, तो दैट कैन हैपन विद अस आल्सो, इन आवर फैमिली आल्सो। तो
पैसों के पीछे आप किसी का घर तोड़वाओगे, किसी के बीच में इतनी लड़ाई डलवा दोगे, झगड़े डलवा दोगे, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग या गुड पार्ट टू बी फॉलोड। और अकॉर्डिंग टू मी घर जोड़ना एंड तक जोड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट्स भी हैं कि मीडिएशन कंसिलिएशन जो पेरेंट्स के बीच में होती है वो एंड टाइम तक चलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कपल के बीच में मीडिएशंस नहीं करवानी चाहिए, कपल फैमिलीज के बीच में फैमिलीज के बीच में काउंसलिंग्स करवानी चाहिए कि आप बहू को लेने जाते हो तो बहुत खुशी से लेने जाते हो, इतने ढोल बाजे ये सब करते हो, और आप उसको छोड़ रहे हो तो क्या रीजन पे कि इसने हमारे खिलाफ एफआईआर लगा दी, इसने हमारे को कोर्ट दिखा दिया, आपने कुछ ऐसा किया होगा तभी ये सब चीजें हो रही मुझे होंगी। आप बहुत इसमें डीप रहते हो, बहुत आपने पढ़ा है, आपके पास केसेस भी आते हैं, हर दिन आप इसको डील कर रहे हो। रूट कॉज क्या निकल के आ रहा है अगर हम आज की अर्बन सोसाइटी में देखें? व्हाट इज द रूट कॉज? अभी भी सर डाउरी डिमांड्स है, अच्छा, इनडायरेक्ट आज भी डोरी डिमांड्स डिमांड होती है? है। हम लोग कह रहे हैं कि हम दहेज प्रथा ऐसा से कुछ दूर हो नहीं है गए। सर, आप आई डोंट नो कितने लोग ये वीडियो देखेंगे, कितने लोग ये वीडियो कमेंट करेंगे, आज भी इनडायरेक्ट डिमांड्स होती हैं अच्छा, कि हमारा ये रिश्तेदार है इसको ये दे दो। हमारे ओके। हिंदुइज्म में आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट आई हैव फेल्ट दिस थिंग कि ये त्योहार आ रहा है तो फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में लड़की की साइड से चीजें दी जाती है, ये ओके, त्योहार आ रहा है ये दे दो वो दे दो, डायरेक्टली नहीं बोला मतलब जाएगा। डिमांड्स बदली है मगर डिमांड है अभी भी। है मतलब आज हम मटेरियलिस्टिक नहीं है, कैश ले रहे हैं या बोल रहे हैं एनिवर्सरी आ रही है तो आप पार्टी अरेंज कर दो, हाँ, होटल बुक करवा यस दो, यस ऐसा कुछ? यस यस ओके। एब्सोल्युटली, ये सब चीजें आज भी हैं। ओके। सेकंड है ईगो बिटवीन दी फैमिलीज की एक फैमिली भी पढ़ी लिखी है, दूसरी फैमिली भी पढ़ी लिखी है, तो एक फैमिली बोलती है हम पढ़े लिखे हैं, दूसरी बोलती है हम पढ़े लिखे हैं, हम लड़के वाले हम लड़की वाले, हम क्यों झुके, उसकी वजह से बच्चे खराब। तीसरा जो आते हैं ना गाइड करने वाले लोग, हम किसी को सुनाते हैं हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारी बहू ने ऐसा कर दिया, दामाद ने ऐसा कर जो दिया, क्लोज बेटे सर्कल के रिलेटिव्स होते हाँ, वो उनकी जो गाइडेंस होती है ना ये बहुत वो गलत खराब होती है, करते वो फैमिलीज को खराब कर देती है, वो तो आग लगा के चले जाते हैं, उसके बाद जो प्रॉब्लम होती है वो फैमिलीज फेस हैं। करती डॉरी हैं। में लड़कों का कितना रोल है, मतलब जो मेल वो मेंबर कुछ है? बोलते ही नहीं है, अच्छा, वो दे आर द म्यूट स्पेक्टेटर्स। मगर उनको चाहते हैं कोई वो भी? चाहते हो अच्छा, वो एक सेकंड थिंग है, दे आर एजुकेटेड, दे माइट नॉट डिमांड बट दे आर लाइक पेरेंट्स हैं, वो तो बोलेंगे ही, अब कोई बात नहीं, एक्सेप्ट इट, नथिंग हैपेंस, इट्स ओके, विल फिगर इट आउट। बट सर वो फिगर आउट करते करते इतना टाइम लग जाता है कि जो चीजें खराब हो खराब हो जाती जाती हैं। एंड एक जब शादी हो रही है, एक वुमेन अपने हस्बैंड का प्रॉपर स्टैंड ले रही है, प्रॉपर उसके लिए लड़ रही है, आफ्टर फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस ऑल्सो, आफ्टर फेसिंग एवरीथिंग, इफ स्टिल शी वांट्स टू बी विद दैट पर्सन, तो उसको भी शायद थोड़े से एफर्ट्स करने चाहिए करना चाहिए। इसको, इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। बिकॉज अगर यू हैव बीन अगर आप लोग मिले हो तो किसी रीजन की वजह से मिले हो, बट इट इज़ वेरी इजी टू क्विट, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टे। ज्यादा दिक्कत किस में आ रही है, लव मैरिजेस में या अरेंज दोनों मैरिजेस में में? आ रही है सेम। सेम। अभी मेरे पास एक मैटर आया था, उनकी लव मैरिज हुई है, 10 साल का उनका रिलेशनशिप था, 4 साल से उनकी शादी हुई है, बट द गर्ल वॉज नॉट एबल टू, शी वॉज हैविंग सर्टेन मेडिकल कंडीशन एंड कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब उसके घर वालों ने, लड़के के घर वालों को पता था उसको ये प्रॉब्लम कंडीशन है, उनके फादर भी नहीं थे लड़की के, तो शी वॉज वेरी कनेक्टेड टू द फैमिली ऑफ हर इन लॉज, बट वहाँ पे उनका मेन रोल आया सिस्टर इन लॉ को, हु वॉज नॉट ओके। मैरिड। वो अपने बेटे को उन्होंने, दे पुट हिम इनटू ड्रग्स, दे पुट हिम इनटू दिस ऑल काइंड ऑफ ड्रिंक्स एंड एवरीथिंग, और उसको भड़काना शुरू कर दिया, प्रोवोक किया, और ओके। लड़की को घर से बाहर निकाल दिया, एंड दैट वाज हर 5th और 6th टाइम ओके। जब उसको घर से बाहर निकाला था, बट उसने अपनी पूरी फैमिली के खिलाफ जाके शादी की थी, तो वो अपने घर भी नहीं जा वहां भी नहीं सकती जा है, सकती। ओके। और वो उसको आने नहीं देते हैं। और सर आजकल नया कंसेप्ट आ गया हुआ है फारगती, वो अपने बेटे को फारगती देते हैं सो दैट कि बहू को प्रॉपर्टी करके, से भी अलग हो जाओ। बहू बाद में उसके और एलिमनी भी नहीं देनी हाँ, पड़ती। कनेक्टेड रहते हैं अपने बेटे के साथ, अपने बेटे को छुपाया होता है, अपने बेटे के बारे में सब पता होता है, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, उसके नंबर्स भी चेंज करवा देते हैं, उसको बोलते हैं लड़की को हर जगह से ब्लॉक कर दे, मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में उसको फारगती दे देते हैं, और बहू को भी फारगती दे देते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता बहू को फारगती किस किस लॉ में बनाई है, और फारगती तो इंडियन लॉ में रिकॉग्नाइज्ड है भी तो नहीं कहीं है। ना कहीं ऐसी चीजों में भी उनके लॉयर्स ही सजेस्ट करते होंगे। एग्जैक्टली तो एक लॉयर का बहुत मेन पर्सपेक्टिव होता है घर बचाने में, घर तोड़ने में। केरला हाई कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं, आई बिलीव केरला हाई कोर्ट एंड मद्रास हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं ऑन डोमेस्टिक वायलेंस और ऑन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, वो बहुत अच्छी जजमेंट्स है। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में नहीं है, बट शायद यहाँ तक वैसे मैटर्स नहीं पहुंच नहीं पाते पहुंचे। होंगे, वहाँ कुछ ज्यादा होते होंगे, एनी थिंग कैन बी पॉसिबल,
उनकी अब एक जजमेंट आई थी, उन्होंने प्रॉपर नाम नहीं दिया है जजमेंट का, उन्होंने XYZ करके ऐसे करके जजमेंट्स दी है। उसमें उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रेकमेंड किए हैं 20 to 30 perspectives that to monitor the conduct of the advocates in the matrimonial disputes. And same एक ऐसी जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दी है। एंड आई वाज थिंकिंग टू कि हमारे भी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की कोई ऐसी जजमेंट आए रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द एडवोकेट्स इन द मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, क्योंकि इन्हीं का ज्यादा कंडक्ट रहता है। अगर परसों की एक बात है, मेरे सामने का एक मैटर था कि एक एडवोकेट ही थे, मुझे उनका शायद नाम नहीं पता और ना मैं लेना चाहूंगी। उन्होंने छोटा बच्चा था 4-5 साल ओके। का, उसको बोला कि जज साहब आपसे पूछेंगे ना कि आपको फादर के साथ रहना है, आप बोलोगे नहीं रहना है, अच्छा। आप बोलोगे मुझे नहीं रहना, ये मेरे को मारते हैं। और वो बच्चा रोने लगा, वो बहुत रोया, और उसकी मदर उसकी केयर भी नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, उसको ऐसे ही छोड़ दिया हुआ है, और ही इज क्राइंग क्राइंग मतलब उसको क्राइंग गाइड क्राइंग। किया जा रहा है कि आपको ये हाँ, बताना है। और उसका फादर उसको रखना चाहता है, मदर को भी बेटे को भी। जैसे ही वो जज साहब के सामने गया, उसको सामने से उसका एडवोकेट बच्चे को इशारा कर रहा है, ऐसे आंखें दिखा के ये करके सब कुछ टैक्टिक्स खेले जा रहे हैं। और बच्चे ने बोला कि मुझे नहीं रहना है मम्मी के साथ, मुझे पापा के पापा के साथ साथ रहना रहना। है, मुझे इस एडवोकेट अंकल ने बोला है कि ऐसे ऐसे अंदर बोलना है। और जज साहब ने उसकी फिर बहुत ज्यादा इंसल्ट की उस टाइम पर कि व्हाट यू आर गिविंग द मैसेज हाँ, टू आप दी खुद ही बच्चों, केस खराब कर रहे हो केस खुद। खराब कर रहे हो। देन आई रियलाइज कि एडवोकेट्स का बहुत बड़ा रोल है घर बसाने में, घर तुड़वाने में। और व्हेन इट कम्स टू अ वुमेन, उसका करेक्टर असैसिनेट करना बहुत आसान होता है। बिल्कुल। इफ शी इज ग्रोइंग इन हर करियर, हाँ, उसका किसी को भी करेक्टर इजीली उस पे कर दो। जब असैसिनेट आप करना, उसको बाकी तरीके से हैंडल नहीं कर हाँ, पा रहे हो तो करेक्टर या असैसिनेशन इजी वे है। बिल्कुल, या हाँ। उसकी पूरी फैमिली को इम्प्लीकेट करो, हम्म। उसकी फैमिली को थ्रेट्स दो या कुछ भी करो। एंड if I am an advocate, if I am facing something, that doesn't mean कि रूल्स रेगुलेशन या लॉ में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि कोई अगर एडवोकेट है तो वो अपने केस नहीं लड़ सकता, उसके लिए ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता, उसके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होती। इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, तो वो सब लड़ सकते हैं। तो कुछ ऐसे एडवोकेट्स भी हैं जो दूसरे एडवोकेट्स को बोलते हैं कि यस शी इज एन एडवोकेट, हर फैमिली इज एन एडवोकेट, और ही इज एन एडवोकेट, हिज फैमिली इज एन एडवोकेट, सो दे आर मिसयूजिंग देयर प्रोफेशन। नो वन इज मिसयूजिंग देयर प्रोफेशन। मुझे लगता है कि अपने राइट के लिए लड़ना इज नॉट मिस यूजिंग ऑफ ए यस, प्रोफेशन। एग्जैक्टली। अगर एक फीमेल एडवोकेट के साथ पर्सनली डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, उनके साथ कुछ हुआ है और वो अपने लिए फाइट कर रही है, तो ये तो हमारे लॉ या हमारी एजुकेशन है जो हमें अपने लिए अपने राइट्स के लिए फाइट करना सिखाता है। बिल्कुल तो यू हैव द ऑल द राइट्स। बिल्कुल। अच्छा, इस केस में जैसे उमा जी आप बता रही हैं कि आप बहुत सारे एडवोकेट्स, आपने कहा कि केवल अपनी फ़ी के लिए या अपने क्लाइंट को देखते हुए उनके घर खराब हो जाते हैं, और बहुत सारे आप जैसे एडवोकेट्स या लॉयर्स हैं जो ये सोचते हैं कि सेटलमेंट करवाई जाए, चाहे फिर फ़ी उतनी ना ली जाए, उनको सेटल करवाया जाए, कम से कम एक घर बच जाए, सोसाइटी बचे। तो ऐसे में जब आप कोशिश करती हैं, कितने परसेंट कोशिश आपकी सक्सेसफुल होती है? क्या वो लड़का और लड़की, वो कपल समझ पाता है आपकी बात, अगर आप पॉजिटिव वे में समझाते हो? सर, हमारे जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जो जजेस बैठे हैं, हमारे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक प्रोविजन आता है हम्म। काउंसलिंग का। हम्म। आप कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट लगाते हो, एनी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, उसमें भी प्रोविजंस आता है काउंसलिंग्स का, मीडिएशंस का। 3-3 महीने, 4-4 महीने मीडिएशंस रखो, कूलिंग पीरियड रखो। आप म्यूचुअल डाइवोर्स ले रहे हो, उसमें भी कूलिंग पीरियड आता है। क्यों दिया जाता है कि यू हैव टू थिंक ओवर इट। मीडिएशन करवाई एक जज साहब ने, जैसे, या किसी एडवोकेट ने करवाई, बिकॉज एडवोकेट्स का तो रोल ही नहीं है मीडिएशंस में। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला हुआ है, बिल्कुल। नो रोल ऑफ एडवोकेट्स इन मीडिएशंस, ना जजेस का होता है। बट फिर भी जजेस के पास पावर होती है डोमेस्टिक वायलेंस केस में और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में, कि जब मीडिएटर जो अपॉइंट किया है, मीडिएटर इज अ पर्सन जो थर्ड पर्सन है, न्यूट्रल पर्सन है, जो एक उनको एक शांत जगह पे बुलाएगा। दैट इज मीडिएशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 2019 का एक्ट ओके। है, हमारे जम्मू कश्मीर का ही। 13-14 पेज का एक्ट है। उसमें ये लिखा हुआ है कि एक नॉर्मल पर्सन एक शांत जगह पे आपको बिठाएगा, वहां एक पार्टी को सुनेगा, दूसरी को सुनेगा, सोल्यूशन निकालेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एक ही सिटिंग होगी। अब सर 8 या, हाँ, आप मल्टीपल सिटिंग्स भी हाँ, कर सकते 8 या 9 महीने का या 10 महीने का, साल का, 5 साल का जो ग्रज है, जो आपके बीच में एक्रीमनियस हो चुका है, जो आपके बीच में कड़वाहट पैदा हो चुकी है, वो रातों रात तो नहीं निकलती। हो। उसको टाइम चाहिए। हाँ, हफ्ते में आप एक सिटिंग रखिए, बिल्कुल। दूसरी रखिए, तीसरी रखिए, चौथी रखिए, 2 महीने में एक रखिए। बट उस टाइम पीरियड में आई फील कि पार्टीज जो हैं, अब मीडिएटर तो आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा, जुडिशियल ऑफिसर तो आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा।
पर पार्टीज को आपस में कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। तो दोनों तरफ से इनिशिएटिव होना चाहिए कि हाँ, हमें बात करनी है, रिवाइव करना है रिलेशन को। चाहे ओके, रिलेशन खत्म करना है चाहे रिलेशन साथ रहना है, उसके लिए बात बातचीत तो करना करनी जरूरी है। बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन इज द बेस्ट मेडिसिन टू सॉल्व एनीथिंग। बट हमारे बहुत सारे ऐसे, जैसे मैंने पहले बताया, गाइड करने वाले लोग, बात नहीं करो, आप उल्टा वो बात, मीडिएटरी केस को खराब हाँ, कर देते हैं। बात मत करो, रिकॉर्डिंग्स हो जाएंगी, प्रूफ इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा। पर ऑलरेडी जब मैटर कोर्ट में सब जुडिस है और कोर्ट वालों ने ही कहा है यू टॉक, यू ट्राई टू कम्युनिकेट, फिर भी ये आ जाता है तो उस मीडिएशन का कोई फायदा नहीं होता। एंड जुडिशियल ऑफिसर्स के पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो पूरा पूरा दिन आपको आपको देंगे। दे पाए। स्टिल इफ अ जुडिशियल ऑफिसर, आई हैव पर्सनली सीन in a matter, there were two judges involved, two judicial officers were involved, two or three, I don't know exactly. They gave their 2 days, half of an hour, बीच में 5-5 दिन का गैप आ रहा है कि आप बात करो फोन पे, आप ट्राई टू कम्युनिकेट, ट्राई व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि दे हैव मॉरल एथिक्स। दे, सिर्फ ये नहीं है कि ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर तो ही इज अ जज, ही हैज सर्टेन मॉरल एथिक्स, ही हैज टू आंसर गॉड, ही हैज टू डू एवरीथिंग। And that day I developed kind of more respect for that person, that इतना बिजी होने के बाद भी, इतना टाइट शेड्यूल होने के बाद भी, ही इज ट्राइंग कि एक घर बच जाए। ये छोटे, दे आर फ्रॉम वेरी यंग एज, इनका घर बच जाए, ये साथ रहें, एंड ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट। बड़ा वो तो पार्टीज पे डिपेंड करता है ना कि कैसे उस शेयर की और उस इंसान की इज्जत करनी है जो इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है तो फिर आप में। कितने लोग ऐसे होते हैं जो इन सब कोशिशों के बाद वापस अपनी लाइफ को सेटल कर लेते हैं और फिर वो लाइफ भी हेल्दी या अच्छे रिलेशन के साथ चलती है? आई गेस सेकंड चांसेस जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। ये सिर्फ हमारी जो नेगेटिव एनर्जीज या जो ईगोइस्ट प्रॉब्लम होती है या जो गाइडेंस जिनसे मिल रही हो हमें, या जो पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस होता है, अगर वो हम छोड़ देना और अपना डिसीजन खुद लेना विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, एंड वी, मुझे ये समझ नहीं आता डाइवोर्स लेकर मिल क्या जाएगा। आप कौन दोनों सा, की ही लाइफ पे असर हो रहा है, खराब ही कर रहे हो, और कौन सा आपको हमें वापस अवॉइड, अगर सेटल होना है तो आप वहां पे भी सेटल हो जाओगी, इसकी भी गारंटी क्या बिल्कुल। है? तो वो क्या, कौन सा अवार्ड मिल जाएगा, कौन सा नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड मिल जाएगा? तो ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज, ट्राई टू टॉक। और हमारा यही रहता है कि चेम्बर्स में जब हमारे पास भी कुछ क्लाइंट्स आते हैं, मेरे फादर के पास आते हैं, ही इज वेरी कनेक्टेड टू डॉटर्स, स्पेशली when my brother was born he was expecting another daughter, ओके। so he said I wanted to have 2 daughters, but whenever some cases come to him of a daughter, of a दिस woman, नेचर। हाँ, this nature, he says कोई बात नहीं बेटा, I am with you, आप लड़ो, जो whatever it takes I'll support you, and we try कि दोनों families को बिठाकर settlement की जाए, और नॉट एज इन कि घर तोड़ना, उसको जोड़ना है, कॉम्प्रोमाइज करवाओ, डीड बनाओ, जैसे आपको ठीक लगता है आप करो। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव अ मैरिज, बिकॉज मैरिज इज सेविंग 2 फैमिलीज। और डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आई गेस देयर शुड बी अ पॉज, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, आने चाहिए, जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस कम हो, एंड जिसकी वजह से जो लड़कियां हैं जो शेल्टरलेस घूम रही हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिसके पास इमोशनल सपोर्ट नहीं है, उनके हस्बैंड अंडरग्राउंड हो जाते हैं, वो अपने नंबर बंद करके फारगतीज लेकर, बहू के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स, एक डॉटर इन लॉ के खिलाफ भी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स लिए जाते हैं दैट शी शुड नॉट एंटर मैट्रिमोनियल हाउस, वो तक लिए जाते हैं। और लड़की हर चीज लड़ती है एक ससुराल में जाने के लिए, अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए, और वो रह भी नहीं पाती। तो दिस इज ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस। अब जैसे आपने शुरुआत की थी कि मिसअंडरस्टैंडिंग इज अ वर्ड, बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू में हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है और ईगोस बीच में आ जाती है, ईगो एग्जैक्टली। क्लैशेस। आपको लगता है कहीं फीमेल्स को भी कहीं पर वो भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाती कई जगह हस्बैंड को, या एब्सोल्युटली। कुछ चीजें नहीं कर पाती जहां से वो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग करती है? एज गैप का बहुत मैटर होता है। जैसे कोई लड़की है जिसकी शादी 24 में हुई है, ओके। उसका हस्बैंड 32 का है, तो कितना एज गैप है? 6 years का है, एक जनरेशन का गैप भी होगा आई गेस। तो पहले के ज़माने में एडजस्टमेंट्स करना बहुत आसान थी, आसान था। बहुत आसान थी। जब से ये मॉडर्नाइजेशन आया है, नेट आया है, ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स आए हैं, हम लोग लोगों को देखते हैं कि लोगों की लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, हम कंपेयर करते हैं कंपेयर दूसरी की करना लाइफ के शुरू कर साथ अपनी देते हैं। लाइफ। हम ये कंपेयर नहीं देखते हमारे पास क्या बेटर है, एग्जैक्टली, हम ये देखते हैं उसका बहुत बेटर है। एग्जैक्टली, हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, वी स्टार्ट लिविंग इन द फैंटेसीज वर्ल्ड। तो उस चीज़ की वजह से
एक दूसरे पे प्रेशर डालने लगते हैं, उसकी वाइफ देखा कैसी है, उसके हस्बैंड देखा कैसे है, बस वो करते करते हमारा रिलेशनशिप कब खत्म हो जाता है, कब खराब हो जाता है, ये पता ही नहीं और हम चलता है। उनकी लाइफ को सोशल मीडिया पे ही देख रहे हैं, देखते हैं, ओरिजिनली देख रहे हैं। एग्जैक्टली हाँ। ये इशू है अच्छा, बहुत कितना ज्यादा। डिफरेंस है आजकल जो सोशल मीडिया पे लाइफ दिखती है, लोग अपनी रील्स डाल रहे हैं, कपल रील्स, पोस्ट डाल रहे हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं, वहां तो वो बहुत हैप्पी दिख रहे हैं, मगर बिहाइंड द कर्टन्स जैसे आपने बोला, कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस है, दिक्कतें हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो हम कहीं ना कहीं एक फेक वर्ल्ड में ज्यादा जी रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. हाँ। हम लोग जो मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में फेक वर्ल्ड फेक लाइफ जी रहे हैं, ये बहुत ज्यादा है। पूरा दिन हम लोग अपने आप को कामों में बिजी रखते हैं, बट हम जब रात को घर जाते हैं वी नीड समवन जिससे हम लोग बात कर सकें, टू शेयर आवर पर्सपेक्टिव। बट हम्म। घर पे इतनी लड़ाई, इतने झगड़े हो रहे होते हैं कि हमें जो आउटर वर्ल्ड लगता है वो ज्यादा प्यारा लगता है एज कम्पेयर टू द इनर एग्जैक्टली। वर्ल्ड। जबकि पहले के टाइम पे इनर वर्ल्ड ज्यादा प्यारा लगता था, बाहर की दुनिया ऐसी बनावटी थी। पर ये जो फेक का चक्कर आ गया है, कंपैरिजन आ गया है, सोशल मीडिया का नेटवर्क आ गया है, उसकी वजह से व्हाट वी आर इनसाइड व्हाट वी आर आउट, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। वैसे कहने को हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत रिलेटिव्स हैं, कहीं ना कहीं एक लोनली फीलिंग्स भी इन रिलेशंस को खराब कर रही है कि अंदर से हम बहुत अकेले हैं, हम चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे, हमारे दोस्त कम हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, डिप्रेशन। हम्म। डिप्रेशन इज अ मेन सिंड्रोम। अब किसी को एंजाइटी इशू होता है, एंजाइटी से वो पैनिक अटैक बन जाता है, पैनिक अटैक से इट लीड्स टू डिप्रेशन, डिप्रेशन से हार्ट अटैक, हार्ट अटैक से बस जिंदगी लाइफ खत्म। इज खत्म। खत्म। सो अकॉर्डिंग टू मी ऐसे सेंटर्स होने चाहिए जहाँ पर आप हम्म। मीडिएट करो, काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए। बिकॉज हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चल ही रहा है, बट वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, एक ट्रस्ट इश्यूज की बात भी आती है। और हमारा, हाँ, किस पे ट्रस्ट करो, किस पे नहीं हाँ, करो, वो भी। और सर जो हमारे गाइडिंग अथॉरिटीज है ना, गाइडिंग लोग, हम्म। वो अपनी लाइफ में तो बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे से दे हम्म। विल बी डूइंग गुड इन लाइफ, बट वो दूसरे को जिसको गाइड कर रहे हैं उसकी लाइफ उसकी को लाइफ को बर्बाद खराब करने कर। में तुले होंगे। बिकॉज कुछ अच्छा होगा दूसरे की लाइफ में, पढ़ा लिखा है, अच्छा अर्न कर रहा है, उसकी वाइफ अच्छी है, वाइफ अच्छा अर्न कर रही है, वाइफ की फैमिली अच्छी है, बट ड्यू टू सर्टन मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ड्यू टू सर्टन केसेस चीज़ें खराब हो गई हैं। तो अब वो जो दूसरा बंदा है, थर्ड पार्टी, उसको ये है कि मेरे पास तो ये सब नहीं है, अगर मैंने इनको रीयूनियन करवा दिया, इनका यूनाइट हो गए ये लोग, तो ये तो इनकी तो फैमिली अच्छी चलेगी, लाइफ अच्छी चलेगी, दे हैव एवरी फैसिलिटी, तो व्हाई शुड आई। तो वो रोल प्ले करते हैं, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, शकुनी कुछ ऐसे कुछ हाँ नाम हाँ है, तो हाँ। उसका रोल शकुनी का रोल प्ले करते हैं जैसे वो, महाभारत में हाँ था। हाँ, तो वो ऐसे रोल प्ले करते हैं हम्म। जिसकी वजह से फैमिलीज टूटती अच्छा, हैं। अभी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे बदलाव हुए, खासतौर पे जेएनके का तो टोटल लॉ जो हाँ है चेंज हो गया यूटी बनने के बाद, भारत न्याय संहिता जैसे आया। हाँ तो इसमें क्या कुछ प्रावधान नए चेंज हुए जो इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस पर एक फीमेल को उसका राइट दिलवा पाए, उसको उसको ताकि उसको कम से कम वो वापस सेटल हो पाए? सर, इसमें तो जैसे बीएनएस आईपीसी है हम्म। हमारा, उसमें 498 ए थी क्रूएलिटी की हम्म। सेक्शन। अब वो 85 86 बीएनएस हो चुकी है, जिसमें अब मेंटल क्रूएलिटी भी डिफाइन की है जो पहले नहीं थी। ओके। मेंटल क्रूएलिटी एज इन डिमांड्स, परेशान करना, तंग करना, घर से बाहर निकाल देना, ऑलरेडी वो हम डिस्कस हमने की है। हम्म। एज सच इसका इतना इम्पैक्ट नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन करने वाला, डोमेस्टिक वायलेंस में आपके राइट्स को कन्फर करने वाला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ही है, जिसमें बहुत सारी जजमेंट्स आई है, एम्पल ऑफ जजमेंट्स, हर एक एक पॉइंट में आपके पास जजमेंट्स हैं। आप जैसे बोलोगे कि लड़की को हम किराए वाला घर ले देते हैं, हम्म। लड़की अकेले रह लेगी, तो क्योंकि अगर लड़की ससुराल जाएगी तो चीज़ें और ख़राब हो जाएगी, इसलिए जाना चाहती है बिकॉज एफआईआर लग जाए, ये हो जाए, हम्म। वो हो जाए। बट हम लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर लड़की वहाँ जाएगी, हम उसको प्रोटेक्शन ऑफिसर देंगे, वो वहाँ आराम से रह पाएगी और उसका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट कोशिश खत्म भी हो करेगी जाएगा। कि डिस्प्यूट को सेटल किया खत्म जाए। हो जाएगा, जरूरी नहीं होता, क्योंकि आजकल कैमराज लगे हुए हैं सबके हम्म। घर में, एवरीथिंग इज अंडर रिकॉर्डिंग। पर हम लड़की को ही नेगेटिव एनर्जी से देखेंगे, लड़की को ही गलत तरीके से देखेंगे। इफ शी इज एजुकेटेड, अनएजुकेटेड हो तब भी उसी को हम्म। देखेंगे। ऐसी भी जजमेंट्स है जिसमें आप लड़की को बोलते हो कि आप रेंट वाले घर पे लो, बट सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बोला था कि जब लड़की के पास एक बच्चा नहीं है, आप उसको सोसाइटी से डिस्कनेक्ट कर रहे हो, जिसको इमोशनल अब्यूज तो आप ऐसे ही कर रहे हो, तो व्हाट इज व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट रोल यू आर प्लेइंग। तो ऐसी भी चीजें हैं कि जिसमें शादी के बाद लड़कियां ससुराल नहीं रहती हैं, वो बाहर चली जाती हैं घूमने के लिए, उनकी जॉब्स होती हैं, वो बाहर चली जाती हैं। तो फिर उनको जब हस्बैंड और वाइफ का एक्रीमोनियस रिलेशनशिप हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो लड़की कहाँ जाएगी। हम्म। फिर भी उसका राइट है उस घर में, दैट इज शेयर हाउस होल्ड अकोमोडेशन का एक नया कंसेप्ट आया था ओके। कि शेयर हाउस होल्ड है ही है उसका, चाहे वो उस घर में रहे चाहे वो ना रहे, उसका कंस्ट्रक्टिव वो पोजेशन कभी भी है, चाहे तो अपने घर जा जा सकती है। सकती, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है हम्म। उसका। अपना जो लड़की का रूम हो, कितनी लड़कियां ऐसे बोल्ड स्टेप लेती हैं कि फिर भी जाके रहती हैं? सर बहुत होती हैं, बट हम्म। अगर उनको जाने नहीं दिया जाता, हम्म। रिस्ट्रेनिंग मायके ऑर्डर, से ही।
नहीं नहीं, ओके, अच्छा, कोर्ट से। कोर्ट से ओके। फारगतीज, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स, हमने किराए पे घर लेकर दिया हुआ है बट लेके नहीं दिया होता, हम रेंट पे कर तो रहे हैं, कोर्ट की तरफ से भी वो सपोर्ट नहीं मिल पाता जो मिलना नहीं चाहिए। मिल पाता है। नहीं, उसका रीजन क्या है? अगर लड़की खुद बोले ना कि ठीक हम्म। है मुझे वहां जाके नहीं रहना है, मैं रहूंगी तो मेरे से मारपीट होगी या हम्म। एक्रीमनीस रिलेशन या जो भी है, फिर भी आप मानो। बट अगर लड़की विलिंगली विलिंग कह है रही है जाने को, हाँ। कि मुझे वहां जाके रहना है, आई हम्म। वांट टू रिवाइव माई डिस्प्यूट, मैं वहां हम्म। जाके रहूंगी, मेरी वहां इमोशंस जुड़ी हैं, मेरा चाहे वहां हस्बैंड है नहीं है, व्हाट इज गारंटी हम्म। कि मेरा हस्बैंड मुझे अगर रेंट पे रख रहा है तो वो उसके रेंट भी पे करेगा। अब बिकॉज लड़का तो गायब है, लड़के का हम्म। कुछ पता नहीं है, ही इज कमिंग अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द एडवोकेट इन द कोर्ट, ही हम्म। इज नॉट कमिंग अकॉर्डिंग टू हिज विश। एग्जैक्टली। उसको कोर्ट बुलाएगी वो फिर भी नहीं आएगा, नहीं जो आएगा, हाँ। एडवोकेट बुलाएगा तो वो तभी आएगा ही आएगा, आएगा। हाँ। तो लड़की कहाँ उसको ढूंढने जाएगी? तो अगर हम लड़की को बोलेंगे अकेले आप किराए पे जाके रहो, हम आपको रेंट भी पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे रहे हैं, हम आपको सारी एमिनिटीज ऑफ लाइफ दे रहे हैं, तो सर घर का सुबह शुरू होते हो तो सारा सामान घर का लाना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये वो, और लड़की कैसे अकेले घर पे रहेगी, मुझे ये समझ नहीं आया आज तक। हम उसको खुद ही डोमेस्टिक वायलेंस और ऐड कर रहे हैं, हम्म। सोसाइटी से इसको अलग करके, इकोनॉमिक अब्यूज देके, इमोशनल अब्यूज देके। तो मेरे हिसाब से तो कुछ स्ट्रॉन्ग रूल्स तो कहीं ना रेगुलेशंस कहीं आने आपको चाहिए। लगता है जुडिशरी में, कोर्ट में थोड़ी सी कोशिश ये होनी चाहिए, एज ए लॉयर आप ये मानती हैं कि थोड़ा सा सपोर्ट मिलना चाहिए उसको, ताकि वो वापस अपनी लाइफ को, उन डिस्प्यूट्स को खत्म करते हुए सेटल एग्जैक्टली करे, सर, है ना? डिस्प्यूट्स 10 दिन में खत्म हो जाता है हम्म। अगर आप एफर्ट्स पुट करो। आप उसको वहां भेजो नहीं भेजो, दैट इज सेकेंडरी थिंग। आप हस्बैंड वाइफ को बिठा के उनकी मीडिएशन करो, उसके बाद उनको आप बोलो कि आप बात करो, कम्युनिकेट करो, कन्वर्सेशन करो, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल सेटल डाउन। अगर वो कन्वर्सेशन ही नहीं कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, तो चीजें कैसे सेटल सेटल हो सकती है? चीजें तो सेटल ही नहीं हो पाएंगी। थैंक यू उमा जी, बहुत अच्छे से आपने ये चीज़ें समझाई। तो सिंदूर बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस, घरों में ही बिखरते सिंदूर। कहीं ना कहीं जो सिंदूर लगा के एक लड़की अपने ससुराल में जाती है, एक नई लाइफ को अडॉप्ट करती है और पूरी उम्र उसी सिंदूर को अपने माथे पर सजा के आगे बढ़ना चाहती है, उसी में कभी एक नेगेटिव रोल प्ले करता है डोमेस्टिक वायलेंस। और इन सबको लेकर कोर्ट और जुडिशरी को बहुत स्ट्रांगली सोचना पड़ेगा कि आखिर डोमेस्टिक वायलेंस या डिस्प्यूट्स को ख़त्म डाइवोर्स के रूप में ना किया जाए, बल्कि उनके रिलेशन को रिवाइव करने की कोशिश किया जाए और सेटलमेंट करने की कोशिश की जाए, ताकि वो लाइफ एक हेल्दी लाइफ रहे। और ऐसे बोल्ड एडवोकेट्स, जो एडवोकेट उमा कपाही जैसे, ऐसे एडवोकेट्स को सामने आना चाहिए, ताकि वो किसी भी लड़की और लड़के का घर खराब करना नहीं, बल्कि उसे वापस बसाने की ओर आगे बढ़े, चाहे फिर फी कुछ कम ही मिले, मगर आप सोसाइटी को हेल्दी सोसाइटी बना पाए। तो आज के स्ट्रेट ड्राइव में आपकी, मेरी, उमा जी की, तकरीबन हर घर की यही कहानी है। और इस कहानी को हमें खुद सेटल करना है, खुद समझना है कि हम कर क्या रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं। हमारी सोसाइटी अच्छी बनेगी तो ही हमारा देश स्ट्रांग बनेगा। और ये ऑपरेशन सिंदूर जिसको हम कहते हैं, हमें इस सोसाइटी में भी इसको मजबूत करना है। बहुत धन्यवाद।